नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की हमने यहाँ पे जो है पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज का जो है हम यहाँ पे आज 21वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 20 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जो है उन पार्ट्स को देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है आपके एग्जाम में होने वाला है। बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बहुत जल्द जो है आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस पीडीएफ को जो अगर आप फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। तो किसान सभा आंदोलन जो है ये किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। तो ये बिहार राज्य में जो है प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसान सभा आंदोलन जो है 1929 में ये शुरू हुआ था। 1929 में जो है ये शुरू हुआ था। और किसके द्वारा प्रांतीय, ये जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। सहजानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। 1929 में किया था। किसने किया था। सहजानंद सरस्वती ने किया था। और सहजानंद सरस्वती की बात करूं, सहजानंद सरस्वती इनके जन्म की बात करूं तो इनका जन्म कब और कहां पे हुआ था। इनका जो जन्म है गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था। 1889 में जो है इनका जन्म हुआ था गाजीपुर में। गाजीपुर में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गाजीपुर में इनका जो है जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु हुई थी इनकी 1950 में। मृत्यु हुई थी इनकी 1950 में। कहां पर हुई थी। तो मृत्यु इनकी जो है मुजफ्फरपुर में हुई थी। मुजफ्फरपुर। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इनके सहजानंद सरस्वती के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो नील दर्पण पुस्तक है, नील दर्पण पुस्तक कब लिखी गई थी। 1859 में लिखी गई थी। और ये पुस्तक के अंदर किसके ऊपर जो है लिखी गई है। तो ये नील विद्रोह के ऊपर लिखी गई है, जो कि नील विद्रोह। और नील विद्रोह कब हुआ था। तो ये 1859-60 में हुआ था। ठीक है, 59-60 में जो है नील विद्रोह हुआ था। और ये कहां पर हुआ था। बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। बंगाल का जो नदिया जिला है वहां पर जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और नील दर्पण जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। दीनबंधु मित्र ने लिखी है। तो दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण पुस्तक लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है। तो अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है केस क्या स्रावित करती है। तो ये कोर्टिसोल जो होते हैं उनको स्रावित करती है अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के 2 गवर्नर जनरल आपको याद रखने हैं। अगर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछें तो आपको अलग याद रखनी है। अगर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो अलग हो जाएगा। अगर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेंगे तो यहां पे आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन। और अगर पहले भारतीय पूछेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो भारतीय थे, तो वो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी, इनको राजा जी के नाम से भी पुकारा जाता था। ये दोनों चीजें जो है आपको बेहद इंपॉर्टेंट याद रखनी है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे थे। उसके बाद जो है आपको 1-2 लाइनें और याद रखनी है, जैसे कि
लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, और जो वारेन हेस्टिंगस थे वो कौन थे? तो वारेन हेस्टिंगस जो थे ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, और आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? मैं बता चुका हूँ, सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से पुकारा जाता था। राजगोपालाचारी की बात करूँ तो इनका जन्म कब हुआ था? 1878 में जो है राजगोपालाचारी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के मद्रास राज्य में जो है इनका जन्म हुआ था, और राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री भी बने थे मद्रास राज्य के, ये भी आपको याद रखना है। मद्रास राज्य के ये मुख्यमंत्री भी बने थे। कब बने थे? 1952 में बने थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 1 में, भारतीय अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भारत जो कि राज्यों का संघ हो गया, ये लिखा गया है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ कहलाएगा, यूनियन होगा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 1 में यही लिखा गया है, इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ होगा, ऐसा लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद के अंदर अवस्थित है, जिसको वर्तमान में प्रयागराज भी बोला जाता है। ठीक है, प्रयागराज इसको वर्तमान में बोला जाता है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं मैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की, आप सुनते रहना, मैं बोलता रहूंगा। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में अवस्थित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत आगरा में 17 मार्च 1866 को स्थापित किया गया था। उत्तरी पश्चिम प्रांतों के लिए स्थापित इस न्यायाधिकरण के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो वाल्टर मॉर्गन जो थे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, और सन 1869 में इसे आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो आगरा से जो इलाहाबाद था वहां पे स्थानांतरित कर दिया गया था 1869 में। 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया गया था। इतनी जानकारी आपको इस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में होनी चाहिए। ये 2-3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनको बेसिकली याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इलाहाबाद से इतना ही क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाबना किसान विद्रोह जो है निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो पाबना किसान विद्रोह जो है ये कहां पर हुआ था? ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, पाबना किसान विद्रोह। और ये कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था पाबना विद्रोह 1873 से लेके 1876 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये 1873 से 1876 के बीच में जो है पाबना विद्रोह हुआ था, और पाबना एक किसान विद्रोह था। आपको ये भी याद रखना है, ये एक किसान विद्रोह था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्य जो स्थिति होती है उसके अंदर मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पीएच होता है शरीर में अम्लता या फिर क्षारीयता का संकेत होता है, मतलब जो पीएच होता है, पीएच की फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना। सबसे पहले आप ये याद रखना पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच जो होता है शरीर के अंदर अम्लीयता और क्षारीयता का संकेत होता है, संकेतक होता है पीएच। पीएच की रेंज कितनी होती है? पीएच की रेंज होती है 0 से 14। ठीक है, 0 से 14 इसकी रेंज होती है। 7 से ऊपर जो होता है वो होता है क्षारीय, और 7 से जो कम होता है वो क्या होता है? तो 7 से नीचे वाला जो कोई भी चीज होती है वो होती है अम्लीय। 7 से नीचे तो ये होती है अम्लीय। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे? पीएच की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी पीएच की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? तो तीर अंदाजी से जो कौन सा खिलाड़ी संबंधित नहीं हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रिया अकोरविक जो खिलाड़ी है ये तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया SI यानी कि
एसआई पद्धति में गुणज 10 की 24 का उपसर्ग क्या है? तो ये क्या हो जाएगा भाई? उपसर्ग वगैरह साइंस में देख लेना आप। मैं आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अट्टो, जो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा हो। तो ऐसे राष्ट्रपति कौन रहे हैं जिनका कार्यकाल जो है सर्वाधिक लंबा रहा है? तो ये हो जाएंगे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में राष्ट्रपति के रूप में जो सबसे ज्यादा लंबे समय का कार्यकाल रहा है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 से कब तक कार्यकाल था इनका? तो इनका कार्यकाल था 13 मई 1962 तक जो है इनका कार्यकाल था। और इनके इतने लंबा जो है इनका कार्यकाल रहा है। 2 बार ये लगातार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है और इनका कार्यकाल जो था 12 साल 107 दिनों का रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये वित्त आयोग के बारे में डिटेल से बता चुका हूं। पिछली अगर वीडियोस देखी होंगी आपने तो पता भी चल गया होगा, जिसमें मैंने जो करंट वित्त आयोग चल रहा है अभी 2024 में लेटेस्ट, उसके भी अध्यक्ष मैंने बता दिया है, तो मैं बार बार यहाँ पे नहीं बताऊंगा। 11वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AM खुसरो जो है 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है अमुक्त माल्याद पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑफ कोर्स कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। कृष्णदेव राय का जो इनका शासनकाल है, कृष्णदेव राय का शासनकाल कब तक रहा है ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। कभी हम फुर्सत में बात करेंगे कृष्णदेव राय की। काफ़ी महान शासक हुए हैं ये विजयनगर साम्राज्य में। और इनका जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा है? 1509 से लेके 1529 तक जो है इनका शासनकाल रहा है। विजयनगर से संबंधित थे। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? 1336 में जो है विजयनगर की स्थापना हुई थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो शक्ति ज्ञात करने का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा कार्य बटे समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो फॉल्स स्टार्ट शब्द का जो प्रयोग है ये होता है ऑप्शन नंबर ए, एथलेटिक्स शब्द, एथलेटिक्स खेल के अंदर जो है फॉल्स स्टार्ट शब्द का जो है उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है ये जो संसदीय व्यवस्था है ये हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन के देश से जो है हमने इसको ग्रहण किया है संसदीय व्यवस्था को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो ये हिपोक्रेट्स जो है ये हो जाएंगे चिकित्सा विज्ञान के जनक। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है? तो रेड फोर्ट जो है किस नाम से जाना जाता है? पैराडाइज स्पेस, दरगाह, खानका, बिल्कुल नहीं। तो लाल किला के नाम से जो है रेड फोर्ट को जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण आप याद रखना, थोड़ी सी 2-4 लाइन बता देता हूं इसके निर्माण के बारे में। किसके निर्माण के बारे में? तो लाल किले के निर्माण के बारे में। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 1638 में जो है शुरू हुआ था। और खत्म कब हुआ था निर्माण? तो खत्म जो है 1638 में शुरू हुआ था, 1648 में जो है पूरा हुआ था। 1648 में पूरा हुआ था। किसने निर्माण करवाया था? निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने जो है इस लाल किले का निर्माण करवाया था। और शाहजहां की बात करूं तो शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जनवरी में हुआ था। 5 जनवरी है, वैसे डेट आप चाहे तो भूल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनवरी 1592 में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर पाकिस्तान में जो है इनका
जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करूं तो इनकी जो है मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है 22 जनवरी, दोनों डेट्स जनवरी में ही है, ये आपको थोड़ा सा आराम से याद हो सकता है। 22 जनवरी 1666 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी, आगरे के किले में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और आपको ये याद रखना है, शाहजहां किसके बेटे थे, शाहजहां जहांगीर के बेटे थे। और शाहजहां के कितने बेटे थे, शाहजहां के 4 बेटे थे। शाहजहां के 4 बेटे थे, यहां पे लिख देता हूं, शाहजहां के 4 बेटे थे। कौन कौन से थे, दारा शिको था, औरंगजेब था, औरंगजेब, मुराद बख्श था, एक और था, कौन था, मुराद बख्श, और था एक और था यार, कौन था, मुराद बख्श के अलावा और कौन होता था इसका, औरंगजेब हो गया, दारा शिको हो गया, मुराद बख्श हो गया, शाह सूजा हो गया। तो ये इसके 4 बेटे होते थे। और ये जो शाहजहां था ये जहांगीर के बेटे थे। जहांगीर किसके बेटे थे, महान अकबर के बेटे थे। अकबर किसके बेटे थे, हुमायूं के बेटे थे। हुमायूं किसके बेटे थे, हुमायूं बाबर के बेटे थे। ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज जो है इनको याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है पूछी गई है। तो सूर्य और बुध ग्रह के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 57.91 जो मिलियन किलोमीटर है, ये सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 आपने सभी ने देख चुका होगा, पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी, तो काफ़ी बार जो है इसका जो है जिक्र हो चुका है। गटका एक मार्शल आर्ट है और ये किस राज्य की है, पंजाब राज्य की हो जाएगी। 2-3 और मैं बता चुका हूं, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक थांगटा है, थांगटा मार्शल आर्ट है, ये हो जाएगी मणिपुर की। ठीक है, मणिपुर की हो जाएगी। कलारी पट्टू किसकी हो जाएगी, कलारी पट्टू केरल की हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन्स की खोज की गई है। आप मुझे ये बताना, पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं, वही क्वेश्चन मैं आप यहाँ पे पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन को द्वारा की गई, आपको पता चल गई। प्रोटॉन की खोज किसने की है, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं। ये न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये कमेंट सेक्शन में आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता तो फाइंड आउट कीजिए गूगल से, तब कमेंट कीजिएगा। यकीन मानिएगा, जो चीज़ आप खुद से फाइंड करके आंसर लिखेंगे वो आंसर आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में बोल गया अल्बानिया की राजधानी क्या है। तो अल्बानिया की जो राजधानी हो जाएगी ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, तिराना जो है अल्बानिया की जो है राजधानी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भारतीय संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति राज्यसभा की अधिकतम कितने सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। तो ये कर सकता है 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हम बार बार पिछली वीडियो सीरीज में काफ़ी बार जो है काफ़ी अच्छे से मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसीलिए मैं जो है डायरेक्ट आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया ऊपरी और निचले एपिडर्मिस के बीच पाए जाने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऊपरी और निचली एपिडर्मिस जो होता है, इनके ऊपरी और निचली के बीच जो पाए जाने वाले उत्तक होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है मेजोफिल जो है, उनको बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फिनलैंड की मुद्रा का क्या नाम है। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिनलैंड की जो मुद्रा है वो हो जाएगी यूरो। और फिनलैंड की राजधानी आप याद रखना, तो ये हो जाएगी हेलेंसिंकी। ठीक है, हेलेंसिंकी जो है राजधानी हो जाएगी फिनलैंड की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो भारत से जो किसकी सीमा नहीं मिलती है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो सेशेल्स है इसकी सीमा भारत से नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आप चाहे तो ये भी याद रख सकते हैं भूटान की जो म्यांमार की राजधानी है, म्यांमार की राजधानी नेपिडो हो जाएगी। और भूटान की राजधानी है वो थिम्पू हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो ऐसा कौन सा मैप होता है जो किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक जो सिम्टम्स होते हैं यानी कि लक्षण होते हैं उनको एक साथ दर्शाता है? तो कौन सा मैप होता है? तो ये हो जाएगा टोपोग्राफिक जो मैप होता है वो किसी स्थान के मतलब किसी लोकेशन पर आप जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उत्तराखंड में चले गए तो वहाँ के उस टोपोग्राफिक मैप में जैसे ही आप देखेंगे तो उत्तराखंड के जो भौतिक और सांस्कृतिक जो लक्षण होंगे, वहाँ की जो सांस्कृतिक होगी चीज़ें होंगी, वो वहाँ पर उस मैप में आपको दिखने लग जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 28 में, भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो अधिकतम आयु सीमा जो है कितनी हो जाएगी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए कोई आयु सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने की जो अधिकतम आयु सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं हमारे जो राष्ट्रपति हैं? ये अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में जो है हमारे राष्ट्रपति आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया, लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। आप सुन लीजिएगा, संसद जो है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आती है, राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है, और जो लोकसभा है वो हमारी अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है। और जो हमारा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उससे पहले जो हमारे स्पीकर होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। अध्यक्ष चुनने से पहले जो संसद गठित की जाती है उसके सबसे पहले जो है प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। और प्रोटेम स्पीकर कौन बनते हैं? अध्यक्ष मतलब जो लोकसभा होती है उसके सदस्यों में जो भी सर्वाधिक आयु का आदमी होगा यानी व्यक्ति होगा, सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जब तक कि अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो ये 12 हो जाएंगी। तो ये 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8वीं अनुसूची में क्या है? पिछली वीडियोस में मैंने बताया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा 8वीं अनुसूची में क्या है और कितनी है। ठीक है, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछा गया, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? तो ये हो जाएंगे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी ये 1977 से बनी थी, 1979 तक जो है ये चली थी। ठीक है, इनके बारे में सुन लीजिएगा, 2 लाइनें मैं अब आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, भारत में केंद्र में पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार थी ये 1977 में जनता दल के नेतृत्व में बनी थी, और जनता पार्टी के मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, और 1977 से 79 के बीच में जो है ये प्रधानमंत्री रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट में कहा गया, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय अर्थशास्त्र जो संस्थान है ये हो जाएगा हमारा हैदराबाद के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया, सनी डेज पुस्तक किसने लिखी है? तो सनी डेज पुस्तक ऑब्वियसली सुनील गावस्कर के द्वारा जो है सनी डेज पुस्तक को लिखा गया है। 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 34 में बोला गया 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ था? तो किन को हुआ था? तो ये हुआ था विश्वनाथ आनंद को जो है पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में। ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991-92 में ही जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी, और सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये जीतने वाले विश्वनाथ आनंद थे। और विश्वनाथ आनंद की मैं बात करूं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1969 में तमिलनाडु में जो है इनका जन्म हुआ था। कौन सा खेल खेलते हैं? शतरंज का खेल ये खेलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट में बोला गया वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो वोल्गा नदी हो जाएगी हमारी रूस देश के अंदर बहती है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वोल्गा नदी रूस में बहती है, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो इसका जो है उद्गम स्थान हो जाएगा रूस के टाइवर ओब्लास्ट के वल्दाई पहाड़ियों में जो है इसका उद्गम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया, बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। कहाँ भाई? 1973 ढूंढो।
तो ये हो जाएगा 1973। ये किया गया था अप्रैल में किया गया था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, आप मंथ भी याद रख लेना क्योंकि 1973 अब रिपीटेड हो चुका है, सभी को पता है। अब अगर आपसे नए सरी से ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कब जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और उसमें एग्जैक्ट डेट मिली जाएगी। एग्जैक्ट डेट अभी मेरे याद नहीं आ रही है, बट महीना मेरे को पता है, अप्रैल 1973 में ये शुरू किया गया था। एग्जैक्ट डेट आपको अगर आपको पता चलती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में जो है शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया मैरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है। पिछली वीडियोस में भी हम बात कर चुके हैं, मैरियाना ट्रेंच के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे गहरा जो है ये मैरियाना ट्रेंच है और ये है प्रशांत महासागर के अंदर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ये हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। पुरातत्व विभाग स्थापना हुई थी 1861 के अंदर, ठीक है। और 1861 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये 1861 में कौन इसके अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम। और यही 1861 में जो है इसके महानिदेशक भी बने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक यहाँ पे पूछा गया है। बोरान तत्व का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 5 होता है। बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1988 नहीं आएगा, ये 1888 आएगा भाई, गलती से मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक। ये 1888 कर लेना यहाँ पे, ठीक है। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने थे। तो कौन बने थे, ये जॉर्ज यूले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले माफ कीजिएगा चौथे अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये 1885 को हुई थी, ठीक है। 1885 को बम्बई में। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। मैं आराम से बोल रहा हूँ, आराम से ध्यान लगा के एक बार सुन लीजिएगा। मोस्टली जो अधिवेशन है आपके वो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी ने, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष बने थे। उसके बाद जो है आप याद रख सकते हैं इसका दूसरा अधिवेशन कब हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन जो है 1886 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी बने थे। यही चीज़ मैं लिखूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं जो है बोलकर आपको बता रहा हूँ, आराम से आप सुन लीजिएगा। दूसरा अधिवेशन बता चुका हूँ मैं कहाँ पर हुआ। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरे अधिवेशन की बात करूं तो 1887 में हुआ था। कहां पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष कौन बने थे, सैयद बदरुद्दीन तैयब जो है इसके अध्यक्ष बने थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। चौथे अधिवेशन की बात करूं तो अभी हम चौथे ही अधिवेशन की बात कर रहे हैं। ये चौथा अधिवेशन कहां पर हुआ था, यहां पे मैं लिख देता हूं। चौथा अधिवेशन जो है ये हुआ था कहां पर हुआ था, ये चौथा अधिवेशन जो है प्रयागराज में हुआ था भाई, ठीक है, प्रयागराज में हुआ था। अध्यक्ष की मैं बात कर चुका हूं, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। उसके बाद जो है जितने भी अधिवेशन हुए उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो आपको अलग से दे दूंगा। NTPC का जो एग्जाम होने वाला है, अभी मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। RRB के द्वारा जो NTPC की वैकेंसी निकाली गई थी ना, NTPC की ग्रेजुएशन लेवल की थी और +2 लेवल की थी।
इनकी एग्जाम डेट जो है अभी डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन इनके जो पीवाईक्यू सीरीज है, पीवाईक्यू जो सीरीज है वो हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो आपने सिर्फ 19 शिफ्ट देखी है। पीवाईक्यू सीरीज जो एनटीपीसी की हुई थी 2018-19 के अंदर, कितने शिफ्टों में हुआ था? 53 शिफ्टों में जो है ये एग्जाम हुआ था भाई। इन पूरी 53 शिफ्टों को हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं जैसे ये सीरीज चल रही है। अगर आपने एनटीपीसी का 12th लेवल का या फिर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया है तो उस सीरीज को देखना ना भूलिएगा। बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके सोल्व हो जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको स्टैटिक जीके, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्टैटिक जीके आपकी उसमें पूछी जाती है, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है आपके रिलेवेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा, बहुत जल्द आपको दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो जीके जीएस जो है वो हर एग्जाम में जो है पूछी जाती है, तो वो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो आपके हर एग्जाम्स में आने वाले हैं। बहुत जल्द जो है एनटीपीसी की क्लास हम शुरू कर देंगे, और अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा है एनटीपीसी का 12th लेवल का या फिर ग्रेजुएशन लेवल का, तो वो वीडियो सीरीज देखना बिल्कुल भी मिस आप मत कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है, शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है? तो ये एक शब्द है जिसका नाम है हाफ नेल्सन। इसका उपयोग किस खेल के अंदर होता है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती के खेल में जो है हाफ नेल्सन शब्द का जो है उपयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 में बोला गया एडिपिक अमल का आईयूपीसी नाम क्या है? एडिपिक अमल का जो है आईयूपीसी नाम पूछा गया है। 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेक्सेन डाइओडोइक अमल जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बड़ा ही अजीब नाम है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक राज्य में जो है अवस्थित हो जाएगा। कर्नाटक ही राज्य है ना इसका 43, हाँ 43 का ठीक है, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। स्थापना कब हुई थी? 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। 2000 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के कैगा गांव में ये अवस्थित है। और किस नदी के किनारे अवस्थित है? काली नदी के किनारे अवस्थित है। ये चाहे तो आप छोड़ सकते हैं काली नदी के बारे में, बस मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, कभी भी आपको कभी भी काम आ जाए, क्योंकि जो स्टडी है वो कभी वेस्ट नहीं जाती। काली नदी के किनारे अवस्थित है, काली नदी के किनारे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोवाक जोकोविच के बारे में पूछा गया। सबसे पहले आपको याद रखना भाई, सर्बिया देश से ये रहने वाले हैं, सर्बिया देश के रहने वाले हैं। टेनिस ये गेम खेलते हैं। नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या हो जाएगा? तो ये इनका नोवाक जोकोविच का उपनाम हो जाएगा नोली। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जन्म कब हुआ था? 1987 में जो है भाई जन्म हुआ था इनका। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछी है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। 1987 में जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 1987 में 1987 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और ये 24वां राज्य बनाया गया था अपना। कहां से काटकर बनाया गया था? तो ये कहां से काटकर बनाया गया था? असम के बड़े क्षेत्र को काटकर बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 में बोला गया है तिरुपति गुड़िया बनी होती है। तिरुपति गुड़िया जो है बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है लाल चंदन की लकड़ी की जो है बनी होती है। 47 में कहा गया है जमींदारी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो जमींदारी सभा की जो स्थापना है कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जमींदारी सभा की स्थापना 1838 में हुई थी। इसकी स्थापना बंगाल में 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। यह संगठन भूमि सड़कों के हित की रक्षा के लिए जो है बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीति आयोग के बारे में आप सभी जानते हैं, 1 जनवरी 2015 जो है आप सभी को इसकी डेट जो है पता है, ये इस दिन अस्तित्व में आया था। नीति का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो नीति का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49 में कहा गया नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहां पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? तो नदी का ऐसा मुहाना जहां पर ताजा और जो खारा पानी होता है वो दोनों मिक्स होते हैं,
ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे स्थान को एस्चुरी बोला जाता है, एस्चुअरी बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया, यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनके परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी? सस्ती मुद्रा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज का जो 21st पार्ट था हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। 21st पार्ट के 50 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। लाइक से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो सीरीज लेके आता रहूँ। तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है ये लाइक और शेयर के लिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है भाई, आप पढ़ के यहाँ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो ही आप सब्सक्राइब करेंगे, ये तो कॉमन सी बात है, बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर जो है हमारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। ये वीडियो सीरीज ऐसी मैंने कहीं पे यूट्यूब पे नहीं देखी है जो हर पार्ट को आपको करवाया हो। तो ये वीडियो सीरीज आप ऐसे ही मिलती रहेंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बिल्कुल 23 के 23 क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। और ऐसे ही हम एनटीपीसी की जो सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं रेलवे के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।